ओके, आज हम लोग लेने वाले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख ही लिए होंगे और ये भी जान लिया होगा कि ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी क्या है वो भी जान ही लिया होगा। तो अब लास्ट में जो एक बेसिकली इसका पार्ट है ग्लोबलाइजेशन वो भी देख लेते हैं। हमने एलपी देख लिया है और आज देखेंगे जी, यानी कि एलपीजी पूरा आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं देन। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन नाम से ये भी सजेस्ट करता है कि ग्लोबल से रिलेटेड है, यानी पूरी जो ग्लोब है यानी हमारी जो पूरी अर्थ है उससे रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है पहले क्या होता था, यानी कि 1991 यानी जब तक हमारी ये नई पॉलिसी नहीं आई थी उससे पहले क्या होता था। अगर किसी को मतलब हमारी कंट्री के अंदर क्या होता था, हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही जितने प्रोडक्ट बन रहे उन्हीं को हम इस्तेमाल करते थे, वही इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स बनते थे बिकते थे, हमें बाहर देश से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन क्या हुआ, हमारे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई, हमारे पास किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज नहीं था क्योंकि हम तो बाहर देश के साथ एक्सचेंज कर ही नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से हमारे पास बाहर देश की भी करेंसी नहीं थी, हमारे जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी काफ़ी बेकार हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गया था। अब हमारी जो कंट्री थी हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया और हमें बाहर से भी, बाहर जो कंट्रीज थी उन्होंने भी काफ़ी सजेस्ट दिया, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने हमें बोला, तब जाकर हमने ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जिसके अंदर ये ग्लोबलाइजेशन भी आता है। और इसका मतलब यही है कि हम अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और बिक रहे हैं सिर्फ इतना ही काम नहीं करेंगे, अब हम बाहर देश से भी रिलेट करेंगे, यानी कि हम अपने जो प्रोडक्ट है वो बाहर देश में दूसरे कंट्रीज को बेचेंगे और दूसरे कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो अपने कंट्री में भी खरीदेंगे। ठीक है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसी का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल। यही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है कि अब हम क्या करें, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारी जो सोसाइटी है वो अब दूसरी कंट्री को क्रॉस कर चुकी है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री के आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी चीजों को अपनी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी हम अपनी कंट्री के कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और वो हमें कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हम कुछ आइडियाज उन्हें दे रहे, वो हमें कुछ आइडियाज दे रहे, हम अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें ट्रांसफर कर रहे, वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे। हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, उन्हें जब जरूरत होती है वो हमें कुछ पैसे देते हैं जब हमें जरूरत होती है। हमारे हमारे लोग जो है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया के अंदर कोई है वो जाता है अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए, अमेरिका के लोग अमेरिका में जाकर पढ़ता है, अगर कोई दूसरे कंट्री का है वो भी आकर हमारी कंट्री में आकर पढ़ सकता है। ऐसे सारी चीजें होने लगी थैंक्स टू व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन अदर वर्ड ग्लोबलाइजेशन मीन्स बाउंड्री लेस वर्ल्ड। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि बाउंड्री लेस वर्ल्ड, मतलब अब दुनिया जो है उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, दुनिया जो अब पूरी ग्लोबल बन चुकी है। कि अब पहले क्या होता था, पहले गांव का बाउंड्री रहता था कि एक गांव है वो दूसरे गांव से मतलब नहीं रखता था। फिर क्या हुआ कि अब शहर का बाउंड्री होने लगा कि एक शहर है दूसरे शहर से मतलब नहीं रखता था। देन क्या हुआ कि अब स्टेट का बाउंड्री हो गया कि अब एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ मतलब नहीं रखता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अब कंट्री के साथ बाउंड्री हो गया कि अब हमारी जो कंट्री, हम दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री रखें कि हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से मतलब नहीं है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने किया बाउंड्री लेस वर्ल्ड, यानी कि अब हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है कि अब हमारी जो पूरी दुनिया है उससे हमें मतलब कि हमारी अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे लोग हैं। ठीक है, तो बाउंड्री लेस वर्ल्ड बन चुकी है अब के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। then all nations will interdependent leading to better interaction regarding improvement in global economy। और इसकी वजह से जितनी भी नेशन है, जितने भी नेशन मतलब दुनिया के, वो सब के सब एक दूसरे के साथ मतलब इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं क्योंकि हर एक जो नेशन है उनके जो बिजनेसेस है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर है। मान लो अब इंडिया के अंदर कोई पर्सन है जैसा मुकेश अंबानी जी है, तो उनका बिजनेस जो है वो अलग अलग जगह पे है। तो अगर मान लो अगर आज हमारे जो कंट्री है वो बोलता है कि अब हमें दूसरी कंट्री से मतलब नहीं है, तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है वो पूरी तरह से अब दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसकी वजह से अगर आज हम चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्री से अब इंटर मतलब ना रखें, तो देखो मुकेश अंबानी जी है तो उनके पास कितने सारे बिजनेसेस है, वो भी दूसरे दूसरे कंट्रीज के अंदर, उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस है, काफ़ी सारे एमएनसीज है। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा होगा तब तो उनका जो जितने भी बिजनेस है वो बंद करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में लॉस होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें लॉस भी हो सकता है। तो अभी के टाइम पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब हम नेशंस को एक दूसरे नेशन से मतलब ना रखें। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब बेटर इंटरेक्शन हो गया, हम दूसरे जो बेसिकली ग्लोबल कंट्रीज अब बन चुके, इसको ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखना कि ग्लोबल इकोनॉमी मतलब ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज सीरियस implication and socio-economic and political sphere of life, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहला तो आता है रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट बिजनेसेस, यानी कि मतलब पहले के क्या होता था, पहले मतलब कब 1991 के पहले, उस टाइम पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे इंडिया के अंदर ही करना है। गवर्नमेंट भी सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस करती थी, बाहर देश के अंदर मतलब अपना प्रोडक्ट बाहर देश में नहीं बेचती थी और बाहर देश से भी कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवाती थी। तो उसको पहले तो हटा दिया गया कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो एंटी एक्सपोर्ट बिजनेस थे मतलब क्या कि वो रुकावट करते थे कि आपको बाहर देश में बिजनेस नहीं करना, यानी अपने प्रोडक्ट बाहर नहीं बेचने हैं। तो उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ मतलब वेरी हाई इम्पोर्ट ट्रैफिक, बेसिकली मतलब जितने भी चार्जेस लगते थे, काफी ज्यादा ड्यूटी लगती थी अगर आप बाहर देश से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, तो उसको कम कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया। देन प्लेसिंग लेजर रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, यानी कि पहले के टाइम पे मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपको प्रोडक्ट्स मंगवाने भी है बाहर देश से तो आप रिस्ट्रिक्शन होती थी कि इतने ही मंगवा सकते हो, मतलब एक नंबर ऑफ अमाउंट दे दिया कि आप अगर मान लो कपड़े मंगवा रहे हो तो आपको सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े मंगवा सकते हो, और 4 जोड़ी से एक भी जोड़ी ज्यादा आता है तो हम उसे अंदर घुसने नहीं देंगे, बाहर ही रोक देंगे, ठीक है। तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको कम कर दिया गया, हटा दिया, मान लो हटा ही दिया गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स है वो भी देख लो कि ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो फीचर यही है कि फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी अब आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि दूसरी कंट्री भी आपको रोकेगी नहीं और आपको भी आपकी कंट्री भी आपको नहीं रोकेगी, आप जहां चाहे वहां अपना बिजनेस कर सकते हो। दूसरा इसका फीचर है वो है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप कहीं से भी बेच खरीद सकते हो, यानी दूसरी कंट्री को बेच भी सकते हो और दूसरी कंट्री से खरीद भी सकते हो, यानी कि इस दुनिया के किसी भी कोने से प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और किसी भी कोने में जाकर बेच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी भी एक फ्रीडम मिल गई। देन टू लेसन द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो लोकल मार्केट था और जो इंटरनेशनल मार्केट था, अब उसके बीच का कोई भी डिस्टेंस जो था वो कम कर दिया गया। या अब जो लोकल मार्केट वाले जो थे वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट है हमारा, यानी हमारा ग्लोबल मार्केट है, उसके साथ कनेक्ट हो गया और वो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो पूरी दुनिया में उसको अब बेच पाएगा, ठीक है। थर्ड मतलब चौथा जो इसका फीचर है वो है डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब देखो इसके अंदर हम दूसरी कंट्रीज के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर अपने ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि अब बाहर देश की कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बेचने आएंगे और हम जाएंगे दूसरे कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचने, तो फॉरेन पार्टिसिपेशन डायरेक्टली होने लग गया। देन पांचवा इसका फीचर है एक्सचेंज ऑफ द न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, और क्योंकि अब दूसरी कंट्रीज हमारे पास आ रही है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी। अब मान लो अमेरिका से अगर कोई बिजनेस जो है, मान लो कार का कोई कंपनी है, ठीक है, आप टेस्ला है, तो अगर टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर आती है, अपना एक ब्रांच खोल लेती है, तो टेस्ला की जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि उस कार की जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी वो इंडियन लोगों को भी मालूम पड़ेगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर को भी मालूम पड़ेगी कि कार हमें बनानी है तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे ज्यादा बेटर हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। तो इस सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर भी हो पा रही है, क्योंकि मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि अब एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्री मतलब कंट्री के अंदर भी जा रही है, और एक कंट्री के पास मान लो कोई आइडिया यानी कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, तो वो जो मेथड टेक्निक से वो दूसरे कंट्रीज में भी जा रही है, वो आइडियाज दूसरे कंट्रीज में भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में अब आइडियाज टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है, नए नए जो आइडियाज है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है वो दूसरी कंट्रीज में पहुंचती जा रही है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इसके फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन के, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, ठीक है। देन आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ आगे के भी पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि क्या क्या इसके फायदे हुए जब हमने ग्लोबलाइजेशन लाए, तो इतने सारे तो फीचर्स में ही फायदे देख लिए, उन्हीं चीजों को वापस से बताएगा। तो सबसे पहला था ग्लोबल एग्रीमेंट इन ट्रेड, यानी कि अब पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ अपने मतलब एक दूसरे से लोकल एग्रीमेंट होता था, यानी क्या, मैंने अपने मतलब अपने गांव में किसी को एक प्रोडक्ट बेचा, मैंने उसको दूध बेचा तो वो मुझे 10 रुपए देगा, ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब क्या, अब ग्लोबल एग्रीमेंट है, यानी दुनिया भर से अब हम एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट मतलब क्या कि कोई भी चीज सहमत करवा लेना, यानी कि मान लो
मैंने तुझे मतलब मान लो अगर मैं 10 रुपए का पेन खरीदता हूँ, तो अगर मैं उसे पैसे देता हूँ तो उसके मतलब एग्रीमेंट क्या है कि मैं तुझे पैसे दूंगा तो उसके बदले तू मुझे पैसे देगा, ठीक है। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, ओरल भी हो सकता है। जैसे अब हम दुकान वाले से प्रोडक्ट खरीदते मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जब हम उसे बोलते हैं कि 10 रुपए का वो साबुन दे दो और उसके बदले जब हम उसे 10 रुपए देते हैं, तो उस टाइम पे एग्रीमेंट बनता है कि मैंने तुझे मतलब 10 रुपए दिए तो उसके बदले में तू मुझे वो साबुन देगा। तो अब ग्लोबल एग्रीमेंट होने लग गया ट्रेड के अंदर कि अब लोग पहले लोकल एग्रीमेंट करते थे, आसपास के जगह से करते थे, प्रोडक्ट्स को खरीदते थे, लेकिन अब दुनिया भर से प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर दूसरा इसका फायदा हुआ वो था स्प्रेडिंग द मार्केट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि जितने भी हमारे मार्केट और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो सिर्फ हमारे कंट्री के लिए नहीं थी, वो सारी दुनिया के लिए थी, ठीक है। फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर डिमाइनिशेड एंड वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब मतलब जितने भी फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको गायब कर दिया गया और अब दुनिया बन चुकी है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज इसलिए कहा गया है, अब जैसे गांव रहता है ना, तो गांव में क्या होता है, गांव जैसे अब गांव जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हर एक जो पर्सन है वो एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे से अच्छे से बात करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है एक पर्सन को, तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मतलब हमारा जो ग्लोब है उसको भी विलेज कहा गया है कि अब ग्लोब मतलब हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, अगर उसके अंदर किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ग्लोबल विलेज कहा गया है कि अब किसी के लिए अब कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, मतलब एक अलग गांव नहीं है, ये पूरा का पूरा जो दुनिया है वो एक गांव है और यहाँ के हर एक जो कंट्री है वो एक पर्सन की तरह है, ठीक है। तो ये भी एक फायदा हो गया कि अब जितने बाउंड्रीज थे ज्योग्राफिकल और फिजिकल बाउंड्रीज हो सबको हमने गायब कर दिया। मान लिया कि अब वो कोई बाउंड्री नहीं है, हम सब एक ही पर्सन है, हम सब अब अर्थ में रहने वाले ग्लोबल विलेज में रहने वाले आदमी हैं। देन चौथा इसका फायदा था कस्टमर्स आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस डिजाइन वैल्यू एंड अपील। मतलब कस्टमर जो थी अब सिर्फ उन्हीं चीजों को देखते थे कि मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसी है, डिजाइन कैसा है, वैल्यू कैसा है, अपील कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, ये सारी चीजों पे आप ध्यान देते थे। क्योंकि बेसिकली अब इनके पास क्या थी, पहले अगर मान लो सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इंडिया वाले जो है मान लो एक मैन्युफैक्चर दो मैन्युफैक्चरर है, तो सिर्फ दो इनके पास ऑप्शन होते थे कि दो ही लोग सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे, तो या तो इसका खरीदो या तो उसका खरीदो। तो ये नहीं देखना पड़ता था कि क्वालिटी कैसा कौन दे रहा है और प्राइस कैसा दे रहा है। मान लो अगर दूसरा वाला क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है और प्राइस अच्छी दे रहा है, मतलब सस्ते में दे रहा है लेकिन बेकार प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वही लेना पड़ जाता था कुछ लोगों को। तो ये ऐसे उस टाइम पे था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इतने सारे सेलर्स है, कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं तो हमें अच्छा प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। तो ये भी एक फायदा था कस्टमर्स के लिए। देन पांचवा फायदा था ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जितने भी इकोनॉमिक्स थे, हर एक जो कंट्री था वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए, यानी इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट था वो इंटरडिपेंडेंट हो चुका था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड था। कि एक मान लो अब अमेरिका मतलब इंडिया जो है, इंडिया का कोई बिजनेस पर्सन है वो अमेरिका के अंदर अपने ब्रांचेस खोल के बैठा हुआ है, और अमेरिका के जो मतलब बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के अंदर अपने ब्रांचेस खोल के बैठा है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज अलग अलग अपने दूसरे दूसरे कंट्रीज के अंदर अपने ब्रांचेस खोल के रखे। इंडिया के कुछ लोग जो है वो अमेरिका में या फिर दूसरी कंट्रीज में जाकर काम करते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं। अमेरिका के लोग हैं या फिर दूसरी कंट्रीज के लोग जो है वो इंडिया में आकर कुछ काम या फिर पैसे मतलब पढ़ने आते हैं। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रीज के लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। और बेसिकली इसके वजह से क्या हुआ, हम जो है अब इस तरह का काम हो चुका है कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अगर हम वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि अब हमें कोई मतलब नहीं है दूसरी कंट्रीज से, तो अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली हम पूरी तरह से अब डिपेंड हो चुके हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। हम सब अब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट में जो है वो है इंक्रीजेड ट्रेंड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट बनाने वाला और सर्विस सेक्टर जो होता है मतलब दोनों अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, प्रोडक्ट बनाने वाला यानी गुड्स बनाने वाला, कोई सामान बनाने वाला जैसे कपड़ा है। और सर्विस सेक्टर मतलब कोई सर्विस वाला, ठीक है, कोई सर्विस कोई भी सर्विस होती है, जैसे कि फोन कॉल एक सर्विस है, ठीक है, कॉलिंग जो हमें रिचार्ज मिलता है वो भी एक सर्विस है। तो सर्विस सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको काफी ज्यादा इसके वजह से बूस्ट मिल गया, इंक्रीज हो गए प्राइवेटाइजेशन बेसिकली उसके वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसका ट्रेंड काफी ज्यादा अच्छा हो गया, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन भी काफी ज्यादा ग्रो हो गया। तो ये सारे कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। अब इसके बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ऑन बिजनेस, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है कि अब
यहाँ तक तो हमने जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, यानी तीन जो थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को हमने जान लिया। अब जानो कि जी ये जो नई पॉलिसी आई, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो एलपीजी पॉलिसी आई, इसके वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या मतलब प्रभाव पड़े, ठीक है। सबसे पहला इम्पैक्ट था इंक्रीज इन द कंपटीशन इन वेरियस फॉर्म्स, यानी कि पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज रहती थी, तो गवर्नमेंट जो है वो एक दो कंपनीज खोल के बैठी रहती थी। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने एक कंपनी खोली है, मान लो दो कंपनी चलो खोली है, बहुत ज्यादा बोल दिया, दो खोल ली है, ठीक है, दो खोली है, तो अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम रहते थे, लोग सिर्फ दो ही लोगों से खरीद पाते थे, या तो इससे खरीदो या तो इससे खरीदो, उनके पास उतने ऑप्शंस नहीं रहते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई इस इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब लोग जो है वो कहीं से भी किसी के पास भी खरीद सकते हैं, ऊपर से ग्लोबलाइजेशन भी था, अगर इंडिया से नहीं जम रहा है तो दूसरे कंट्री से खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से लोग जो थे यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन जो था अलग अलग फॉर्म के अंदर, बिजनेस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कस्टमर्स को काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल गए, ठीक है। दूसरा इसका फायदा, मतलब दूसरा जो इसका इम्पैक्ट था, कंपटीशन बढ़ गया, पहला तो इम्पैक्ट था। दूसरा इम्पैक्ट था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, यानी कि बेसिकली डिमांडिंग कस्टमर्स काफी ज्यादा बढ़ गए, ये भी दूसरा इसका इम्पैक्ट था। फिर तीसरा इसका इम्पैक्ट है ट्रमेंडियस चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मतलब जितने भी चेंजेस आ रहे थे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे चेंजेस जो है इसके अंदर भी हमें दिख रहे थे, तो ये भी एक इम्पैक्ट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, क्योंकि दूसरी कंट्री के टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री के अंदर भी आ रही थी, हमारे आइडियाज दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे थे, तो इसकी वजह से इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहे थे, ठीक है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है इसका। देन चौथा इम्पैक्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज, या देन इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें काफी ज्यादा अपने अंदर चेंजेस भी लाने पड़े, काफी ज्यादा चेंजेस लाने पड़े, जैसे पब्लिक सेक्टर को अपने पोस्ट से हटाकर, अपने रिजर्व एरिया को हटाकर दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर से वो वहां पे जाकर बैठ गए, तो इस वजह से काफी सारे चेंजेस भी आ गए। देन पांचवा इसका इम्पैक्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि जो इंसान है उसके जो स्किल्स होते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है, उसका जो वो बेसिकली उसके जो स्किल्स क्वालिटीज है वो जो है वो डेवलप होने लगे, उसकी भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक पर्सन जितनी ज्यादा मेहनत करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतना ज्यादा उसे पैसे मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, महीने का फिक्स पगार रहता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इसकी वजह से ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा जरूरत, मतलब जितनी जरूरत थी उतना डेवलप होने लगे। देन छठवा इसका इम्पैक्ट है द कस्टमर्स ओरिएंटेड मार्केट, यानी कि अब पहले क्या था, अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया गवर्नमेंट कंपनी ने, तो ऑप्शन नहीं है, हमने प्रोडक्ट बनाया, मतलब हमारे हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते थे, यानी हम जो चाहते वो बेचते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वो बेचे, अब हम क्या करते हैं, जो कस्टमर चाहता है वो हम बेचते हैं, यानी कस्टमर अगर लाल रंग के कपड़े मांगता है तो हम लाल रंग के कपड़े बेचते हैं, अगर वो नीले रंग का मांगता है तो हम नीले रंग के कपड़े बेचते हैं। यानी अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो चुका है, यानी कस्टमर के वजह से अब मतलब कस्टमर के हिसाब से हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। छठ मतलब सातवां जो है वो है डिसकंटिन्यूअस बजट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी ऐसे पब्लिक सेक्टर्स थे जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, उन सबको मतलब गवर्नमेंट ने उनको बजट देना बंद कर दिया, यानी साल भर का जितना भी पैसा देता था गवर्नमेंट उन्हें चलाने के लिए, जितने भी अंडरटेकिंग्स थे, यानी मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे, उन सबको बजट देना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है उसे पैसे देने बंद कर दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी वहां से अपने पैसे निकाल दिए और उसे पैसे देना बंद कर दिए। आठवां जो इसका इम्पैक्ट था वो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ, इस इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, क्यों, ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि यहाँ पर अब कंपटीशन बढ़ गया था, इसकी वजह से लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा उस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे, वरना अगर वो मेहनत कम करते हैं तो बेसिकली वो डूब जाएंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मेहनत करने लगे सरवाइव करने के लिए, ठीक है। नौवा जो इसका इम्पैक्ट था वो था नेसेसिटी ऑफ एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड, और इसके ही वजह से काफी सारे जो अलग अलग फील्ड्स थे उसके अंदर हमें एक्सपर्टाइज भी मिल गई, यानी कि हम अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट बन गए, मतलब एक अलग ही लेवल पे हम अलग ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए, जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कर पा रही थी वो प्राइवेट कंपनीज कर पा रही थी। तो ये सारे कुछ इसके इम्पैक्ट थे, प्रभाव थे जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर पहुंचे थे ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है
चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी कि ये हमारा चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अगर आपको वो वाले लेक्चर के बारे में, वो वाले लेक्चर के वीडियोस देखने हैं तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना प्रीवियस वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।